अगर आप सोना या चांदी खरीदने की योजना बना रहे हैं तो ये खबर आपके लिए ज़रूरी है। सोना चांदी खरीदना अब और ज़्यादा महंगा आपको पड़ सकता है। देखिए, सरकार ने मंगलवार को एक बड़ा फैसला लेते हुए सोने, चांदी और दूसरे कीमती मेटल्स के आयात पर लगने वाली कस्टम ड्यूटी बढ़ाकर 10% कर दी है। वित्त मंत्रालय ने मंगलवार को इसके लिए कई नोटिफिकेशन जारी किए। नई दरें आज से यानी 13 मई से लागू हो गई हैं। गोल्ड पर कुल इंपोर्ट ड्यूटी 6% से बढ़ाकर 15% की गई। गोल्ड पर बेसिक कस्टम ड्यूटी 5% से बढ़कर 10% कर दी गई है। गोल्ड पर एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस यानी कि AIDC 1% से बढ़ाकर 5% कर दिया गया है। इसके अलावा UAE से तय मात्रा में कोटे के तहत आने वाले गोल्ड पर भी इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई गई है। UAE से तय मात्रा में कोटे के तहत रियायती दर पर इंपोर्ट ड्यूटी लगती थी। देखिए, इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ने से आप पर क्या असर पड़ेगा ये भी आप समझिए। इससे आपके गहने महंगे हो जाएंगे। इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ने से सर्राफा व्यापारियों और ज्वेलर्स के लिए सोना मंगाना भी महंगा हो जाएगा। इसका सीधा असर ग्राहकों पर पड़ेगा और सोने चांदी की कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। फिर इंडस्ट्री पर भी असर पड़ेगा। जो कंपनियां कीमती मेटल्स का इस्तेमाल कर इंडस्ट्रियल काम या फिर रिसाइकलिंग के लिए करती थी, उनकी लागत भी अब बढ़ जाएगी। अब भारत में सोने के आयात में लगातार देखिए बढ़ोतरी हो रही है। 2025-26 में देश का गोल्ड इंपोर्ट 24% से ज़्यादा बढ़कर रिकॉर्ड 71.98 अरब डॉलर पहुंच गया, जबकि 2024-25 में 58 अरब डॉलर था। 2023-24 में ये आंकड़ा 45.54 अरब डॉलर और 2022-23 में 35 अरब डॉलर था। हालांकि मात्रा के हिसाब से सोने का आयात 4.76% घटकर 721.03 टन रह गया, जो पिछले वित्त वर्ष में 757.09 टन था। भारत चीन के बाद दुनिया में सोने का दूसरा सबसे बड़ा कंज्यूमर है। देखिए, भारत के कुल आयात में सोने की हिस्सेदारी 9% से ज़्यादा है। 2025-26 में देश का कुल आयात 775 अरब डॉलर रहा। भारत सबसे ज़्यादा सोना स्विट्जरलैंड से आयात करता है, जिसकी हिस्सेदारी करीब 40% है। इसके बाद UAE का नंबर आता है, जिसकी हिस्सेदारी 16% से ज़्यादा है। तीसरे स्थान पर दक्षिण अफ्रीका है, जिसकी हिस्सेदारी करीब 10% है। अब आपको बता दें कि जुलाई 2024 के बजट में गोल्ड पर कुल इंपोर्ट ड्यूटी 15% से घटाकर 6% कर दी गई थी। इसमें इंपोर्ट ड्यूटी यानी कि BCD 10% से घटाकर 5% की गई थी और सेस यानी AIDC 5% से घटाकर 1% कर दिया गया था। देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों से किफ़ायत बरतने की अपील की है। उन्होंने लोगों से आग्रह किया है कि वो फिलहाल सोना खरीदने और विदेशी यात्राओं पर खर्च कम करें। इसके अलावा पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल भी संभल कर करने को कहा गया है, ताकि देश के विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव कम हो सके। अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी यानी कि भाजपा की तेलंगाना इकाई द्वारा यहाँ पर एक आयोजन किया गया था, एक रैली आयोजित की गई थी, अगर आपको याद हो, जिसको संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विदेशी मुद्रा बचाने के लिए 1 साल तक सोना न खरीदने की अपील की थी। इस संबोधन के दौरान PM ने देश के औद्योगिक जगत को भी एक स्पष्ट संदेश दिया है। PM मोदी ने भारत की असली ताकत यानी कि विदेशी मुद्रा फॉरेक्स को बचाने और उसे रणनीतिक रूप से उपयोग करने की अपील की थी। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में इस बात पर चिंता जताई कि भारत की मेहनत की कमाई का एक बड़ा हिस्सा यानी गोल्ड, कच्चे तेल, क्रूड ऑयल और तांबे, कॉपर जैसे संसाधनों के आयात में विदेश में चला जाता है। उन्होंने इसे रोकने के लिए एक बिजनेस मॉडल और आर्थिक देशभक्ति का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने आर्थिक नजरिए से एक साहसिक अपील करते हुए सबको कहा था कि भारतीयों का सोने के प्रति मोह देश की बैलेंस शीट पर भारी पड़ रहा है। भारत दुनिया के शीर्ष स्वर्ण आयातकों में से देखिए एक माना जाता है, जिसका भुगतान कीमती डॉलर में करना पड़ता है। PM ने सुझाव दिया कि अगर देशवासी कम से कम 1 साल के लिए सोने की भारी खरीदारी को टाल दें तो इससे बचने वाली विदेशी मुद्रा का उपयोग देश के बुनियादी ढांचे और तकनीक को विकसित करने में किया जा सकता है। ये कदम सीधे तौर पर रुपए की मजबूती और चालू खाता घाटे यानी CAD को कम करने में मदद करेगा। भारत दुनिया में सोने के सबसे बड़े आयातकों में से एक है। PM मोदी ने कहा कि हम जो सोना खरीदते हैं उसका भुगतान डॉलर में करना पड़ता है, जिससे हमारे विदेशी मुद्रा भंडार पर भारी बोझ पड़ता है। उन्होंने जनता से एक भावुक रणनीतिक अपील करते हुए कहा कि क्या हम कम से कम 1 साल के लिए सोने की खरीद को टाल नहीं सकते? अगर हम शादियों और त्योहारों पर सोने की खरीदारी में थोड़ी कमी लाएं तो हम अरबों डॉलर की विदेशी मुद्रा बचा सकते हैं। PM ने कॉपर यानी कि तांबे को
भविष्य का सोना बताया। उन्होंने कहा कि आज के डिजिटल युग, सोलर पैनल और इलेक्ट्रिक व्हीकल यानी कि ईवी के लिए कॉपर अनिवार्य है। भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा आयात करता है। पीएम ने उद्योगपतियों को संकेत दिया कि कॉपर रिसाइकलिंग और स्वदेशी खनन में बड़े निवेश की जरूरत है। उन्होंने इसे सेमीकंडक्टर मिशन की तरह महत्वपूर्ण बताया ताकि आयात पर निर्भरता खत्म हो, मेक इन इंडिया को नई ऊंचाई मिले। ऊर्जा सुरक्षा पर बात करते हुए भी प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि पेट्रोल डीजल के लिए हम खाड़ी देशों पर निर्भर हैं। विदेशी मुद्रा का सबसे बड़ा हिस्सा इसी में जाता है। उन्होंने एथेनॉल ब्लेंडिंग, इसके अलावा ग्रीन हाइड्रोजन को बिजनेस के नए अवसर के रूप में पेश किया। पीएम ने स्पष्ट किया कि कृषि अपशिष्ट से ईंधन बनाकर हम न केवल किसानों की आय बढ़ा रहे हैं बल्कि अरबों डॉलर की विदेशी मुद्रा भी बचा रहे हैं। विदेशी मुद्रा भंडार यानी कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स किसी देश के पास मौजूद विदेशी करेंसी, सोना और अन्य अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संपत्तियों का एक संग्रह होता है। इसे देश का इमरजेंसी फंड भी कहा जाता है, जिसका इस्तेमाल आर्थिक संकट या फिर आयात भुगतान जैसी जरूरतों में किया जाता है। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार मुख्य रूप से भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के पास होता है। इसमें कई चीजें शामिल होती है। विदेशी मुद्रा भंडार क्यों जरूरी है ये भी आप समझिए। आयात के भुगतान के लिए भारत कच्चा तेल, गैस और कई जरूरी सामान विदेशों से खरीदता है। इसके भुगतान के लिए डॉलर जैसी विदेशी मुद्रा चाहिए होती है। रुपए को मजबूत रखने के लिए भी इसकी जरूरत है। अगर डॉलर बहुत ज्यादा महंगा होने लगे तो आरबीआई विदेशी मुद्रा बेचकर रुपए को संभालने की कोशिश करता है। आर्थिक संकट से फिर बचाव, जहां युद्ध, तेल संकट या फिर वैश्विक मंदी जैसी स्थिति से यही बड़ा भंडार देश की सबसे बड़ी ताकत बनता है। विदेशी निवेशकों के भरोसे के लिए भी ये जरूरी है। ज्यादा विदेशी मुद्रा भंडार होने से दुनिया को लगता है कि देश आर्थिक रूप से मजबूत है। प्रधानमंत्री का विजन साफ है, जो पैसा हम सोना या फिर तेल के आयात में खर्च करते हैं उसे बचाकर आधुनिक तकनीक और उद्योग में निवेश करना होगा। उन्होंने बिजनेस कम्युनिटी से आग्रह किया कि वो ऐसी तकनीक विकसित करें जो आयात का विकल्प यानी कि इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन बने। ये केवल एक भाषण नहीं बल्कि आने वाले सालों में भारत की आर्थिक नीतियों और बजट की दिशा का एक बड़ा संकेत भी था।